बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने ना एक सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट की हैं एंग्जाइटीज़ के ऊपर कि अब देखिए एंग्जाइटीज़ की ना डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मैंने सोचा कि हर टाइप के ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊं और उसको हम ताकि इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो आज जो मैं एंग्जाइटीज़ के ऊपर जो वीडियो स्पेसिफिक टाइप के ऊपर बना रहा हूँ वो पैनिक अटैक है। अब देखिए पैनिक अटैक एक एंग्जाइटी की ऐसी टाइप है जिसमें आप को सडनली अटैक होता है, जिसके साइन एंड सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन पर्सनालिटी वेरी कर सकते हैं। जिसमें जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि लाइक हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग आ रही है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है या ट्रैवलिंग होना शुरू हो जाती है। इवन आप गिरने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आपसे बोला नहीं जा रहा होता, ठीक है। गला जो है वो ऐसे दब रहा होता है जैसे कि वो आपका गला दबा रहा है, ठीक है। ब्रीदिंग इशू आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं। अब अगर आप इसको देखें कि इसकी जो रीजंस हैं वो क्या हैं। देखिए रीजंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजंस इसके पीछे होती ना, वो होती हैं 3 इंपॉर्टेंट रीज़न, जिसमें मैं स्पेशली सबसे पहले जेनेटिक्स के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। देखें एक बहुत बड़ी रीज़न जो होती है, जो आपकी फैमिली में अगर ये ट्रेंड चल रहा है, अगर फैमिली के अंदर कोई पैनिक अटैक चल रहे हैं तो यू आर मोर प्रोन टू हैव पैनिक अटैक, बिकॉज आप एक फैमिली में हैं, उसका एक ही तरह का सिमिलर किस्म का जेनेटिक्स होता है, तो उसमें ज़ाहिर है न्यूरोकेमिकल वैसे होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप ज़ाहिर है आप एंसेस्टर से लेते हैं। तो पैनिक अटैक स्टडीज़ यही कहती हैं कि पैनिक अटैक उन लोगों में ऑब्वियसली ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जिनकी फैमिली में ये चीज़ रन करती है। तो नंबर 1 जो बड़ी जो काज होती है वो जेनेटिक्स होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसकी रीज़न है वो न्यूरोकेमिकल, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका एक इम्बैलेंस हो जाता है। स्पेशली मैं सेरोटोनिन को कहता हूँ कि सेरोटोनिन जब यूजुअली डाउन होता है तो यू कैन हैव अ पैनिक, या लाइक जिस तरह नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इनका जब इम्बैलेंस होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है पैनिक अटैक के लिए। अब फिर बंदे की फर्दर पर्सनैलिटी भी होती है कि समटाइम देखें कुछ लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर अगर कम हो जाए या बैलेंस हो जाए तो उनको पैनिक अटैक नहीं हो रहा, तो उनको कोई और चीज़ हो सकती है। लेकिन ये कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका कौन सा एरिया वीक है जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। या आपके जो तीसरी इंपॉर्टेंट जो रीज़न होती है पैनिक अटैक की, वो आपके ना स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं। स्पेशली मैं कहता हूँ कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जो होते हैं ना, स्पेशली आपके चाइल्डहुड के वो ज़्यादा होते हैं। समटाइम आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ट्रामा गुजरा होता है जो उस टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा होता, लेकिन जैसे आप अडोलेसेंस और अडल्ट्स की तरफ जाते हैं तो तब वो ट्रिगर कर सकता है। तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम, इवन आपको वो ट्रामा हो सकता है याद भी ना हो, आपको पता भी ना हो कि ये मुझे पैनिक अटैक क्यों हो रहा है। यूजुअली जितनी भी एंग्जाइटीज़ होती हैं उनके पीछे रीजंस का समटाइम पता नहीं होता, हमें आपको भी रीज़न का नहीं पता होता कि मुझे ये क्यों हो रहा है। तो पैनिक अटैक जो है ना वो वेरी भी करते हैं, सिविरिटी के ऊपर भी वेरी करते हैं। तो सिविरिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि पैनिक अटैक की ड्यूरेशन देखनी होती है कि यूजुअली पैनिक अटैक जो है वो लाइक मिनिमम को 5 मिनट का होता है, लेकिन 5 से 20 मिनट तक भी ये जा सकता है, जिसमें आप इसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें आप सांस बंद हो रहा है या स्वेटिंग है या हार्ट बीट तेज़ है। तो कुछ केसेस में तो इवन ये भी देखा गया कि ये इवन घंटे तक भी एक चला जाता है ये अटैक। तो ये जितना ज़ाहिर है टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उसकी सिविरिटी उतनी ज़्यादा होती, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। कुछ लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करने की एबिलिटी भी रख रहे होते हैं, तो डिपेंड करता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे है। फिर अगर आप इसको ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, इसकी मैनेजमेंट की तरफ आएँ, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस बताता हूँ। सबसे जो पहली अप्रोच है वो इसके लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, यानी कि ये वो प्रॉब्लम जिसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को प्रेफर किया जाना चाहिए, यानी कि प्रेफरेंस जहाँ पे आपने साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को देनी। अब साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो पैनिक अटैक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में बहुत सी अप्रोचेज हैं फर्क। अब साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन वैसे किसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन वो होती है जिसमें आप थ्रू कम्युनिकेशन, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं
काउंसलर्स होते हैं या क्लिनिकल साइक, स्पेशली इन एरियाज़ को जो पैनिक अटैक जैसे इश्यूज होते हैं, जो सीवियर एंग्जाइटीज जैसे इश्यूज होते हैं, उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा हैंडल करते हैं। अब साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जब बात करते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि आप थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टॉक थेरेपी आप उनको हील करने की कोशिश करते हैं। और ये वैलिड इंटरवेंशंस हैं, यानी कि साइंटिफिक बेस के ऊपर ये वैलिड है, रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होती है जिसे हम CBT कहते हैं, CBT स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो CBT के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक है जिसमें बेसिकली होता क्या है कि जिनको पैनिक अटैक होते हैं ना, उनके माइंड के अंदर कुछ रॉन्ग किस्म की, नेगेटिव किस्म की थॉट्स जनरेट होती हैं विच कैन लीड टू एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस। अब वो जब वो थॉट ओवर थिंकिंग की तरफ जाती है तो इट कैन चेंज इनटू अ पैनिक अटैक। तो CBT में कुछ ऐसी टेक्निक है जिस तरह रीफ्रेमिंग है या कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, ऐसी टेक्निक के ज़रिए उनकी थॉट्स के ऊपर काम किया जाता है ताकि वो थॉट्स ही ना आए और वो थॉट्स बिहेवियर में चेंज ना हो। ठीक है, तो वो आपकी फिजियोलॉजी को चेंज ना करें। ठीक है, तो इसीलिए थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए जो CBT है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, फिर डिपेंड करता है कि CBT में समटाइम अगर किसी का कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है पास में जो पड़ा हुआ है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इवेंट पड़ा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए समटाइम आपको थोड़ी सी डीप इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जिसमें समटाइम मैं हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता हूँ कि हिप्नोसिस एक ऐसी अप्रोच है जो किसी को सबकॉन्शियस माइंड में आप लेके जाएं और उस टाइम उसको सजेस्ट करें तो उस टाइम हील करना बड़ा आसान होता है। तो समटाइम आप हिप्नोसिस के थ्रू भी हील कर सकते हैं। और समटाइम मैं आपको बताऊं कि हिप्नोसिस और CBT को अगर आप मिला के, कंबाइंडली मिला के यूज़ करें तो एक नई इंटरवेंशन जो है डेवलप हुई है रिसेंटली, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। तो अगर CBT और हिप्नोसिस को मर्ज करके इस्तेमाल करें तो पैनिक अटैक को मैनेज करना ज़रा आसान हो जाता है। हाँ, साथ में मेडिकेशन शुड बी प्रेफर्ड कि अगर सिविरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो मेरा ख्याल है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने वाली ड्रग्स हैं, जिसे मैं स्पेशली SSRIs कहता हूँ, जिसे हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, यानी सेरोटोनिन को ये बूस्ट करती हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर इन कंसल्टेशन विद द साइकेट्रिस्ट, अगर आप साइकेट्रिस्ट की कंसल्टेशन के साथ एक प्रॉपर आपके मुताबिक डोज, एक कस्टमाइज डोज के साथ जो है अगर आप SSRIs लेते हैं तो ये बड़ा हेल्पफुल साबित होती हैं। हाँ, तीसरी अप्रोच मैं यहाँ पे देता हूँ। पहली मैंने आपको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन बताई, दूसरी मेडिकेशन की अप्रोच बताई। मेडिकेशन की बड़ी लिमिटेड क्लास है, जिस तरह मैंने SSRIs का नाम लिया है, या समटाइम एंटी एंग्जाइटी भी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जो एक बेंजोडाइजेपिन का ग्रुप होता है जिसमें लोरेज़ेपाम है, जिस तरह अल्प्राजोलैम है, ठीक है, डाइज़ेपाम है। इस तरह की जो ड्रग्स हैं, ये क्लास जो है वो भी अक्सर यूज़ हो रही है, बट इन कंसल्टेशन विद अ साइकेट्रिस्ट। ये दूसरी अप्रोच। तीसरी अप्रोच अगर आप चाहते हैं तो कुछ चीज़ें अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में मैनेज कर लेना तो आप बहुत अच्छी तरह इसको मैनेज कर पाएंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि अपने लाइफ स्टाइल के अंदर ना अपनी स्लीप को प्रॉपर कर लें। अगर आप एडल्ट हैं और आप 8 घंटे सोते हैं ना, तो आपकी एंग्जाइटी जो है, अब आपने देखना है कि स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है। अब ये 1-to-1 कंसल्टेशन में ऑब्वियसली आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर बंदे के अपने प्रॉब्लम होते हैं स्लीप के पीछे। अगर स्लीप पूरी नहीं है तो उसको कैसे आपने केटर करना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने एटलीस्ट 8 घंटे ज़रूर सोना है। तो जब आप 8 घंटे स्लीप की तरफ जाएंगे तो इसमें बहुत बेहतरी आने के चांसेस हैं। एक तो लाइफस्टाइल में ये चीज़ चेंज कर लें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि लाइफस्टाइल में ऐसे लोग जो एंग्शियस या एंग्जाइटी प्रोन ज़्यादा हैं, वो अपनी ड्रिंक्स के अंदर ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं पिएं या जिसमें निकोटीन जैसी चीज़ें हैं, जिसमें कैफ़ीन जैसी चीज़ें हैं, जिस तरह यह चाय है, कॉफ़ी है, सिगरेट है, इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको पैनिक अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। इवन विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि पैनिक अटैक ऐसी चीज़ है जिसमें सेंसिटाइजेशन है। एक दफ़ा आपको आया, दूसरी दफ़ा आपको ज़्यादा आएगा और सीवियर आएगा अगर आप मैनेज नहीं करेंगे। तो अपने लाइफस्टाइल में स्टिमुलेंट चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, जिस तरह चॉकलेट्स हैं, जिसमें सोडाज हैं, जिसमें कैफ़ीन होती है, निकोटीन है, इनको कम करें। हाँ, अपने लाइफस्टाइल में एक और चीज़ ऐड कर लें। वो चीज़ें आप ऐड करें जिसमें
एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें, जो खाने में हम ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों, जिसमें मैं अक्सर कहता हूँ विटामिन सी बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट लेंगे तो आप में स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, कॉर्टिसोल कम होता है, जिसमें विटामिन सी है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अगर आप हर वो चीज़ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो, तो आप बेहतर फील कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, और ओवरऑल मैनेजमेंट में मैंने आपको 3 अप्रोचेस बताई हैं: साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग अ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट, एंड आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एंग्जाइटीज़ की, पैनिक अटैक की, वो कम होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।